वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर सेट 5। ठीक है, सेट 1 2 3 4 ये आप लोगों का साइंस का और एसएसटी का जो पूरा सेट है 1 to 4 तक सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारा वीडियो को आप जा करके देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यू मॉडल पेपर करके, उसमें आपको दिख जाएगा। और या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पे आप जब वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में आपको यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, और नहीं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी कीजिए ज़बरदस्त से, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले नेत्र गोलक की आकृति है, यानी नेत्र गोलक की आकृति कैसे होती है? तो नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। अब अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके किस तरह का दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और वही उत्तल लेंस रहेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष। और एक होता है बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल लेंस जो होता है जिसमें अवतल उत्तल दोनों रहता है, तो उससे जरा दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। अब आइए थर्ड नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे कुछ देता 10 20 कुछ देता तब होता। ठीक है, तो फोर्थ नंबर को छोड़ दीजिए, आगे देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है। फिफ्थ नंबर में है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो देखिए, मान के चलिए ये समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो इधर भी सेम ही आकार का बनता है। ठीक है, कहने में एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो समतल दर्पण में होता है। उसके बाद सिक्स नंबर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? कौन सा दर्पण ऐसा होता है जिसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आठवां नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऐसे मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लगता है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा, MS लिखा हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। उसके बाद 10th नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो देखिए, डायोप्टर ही होता है। सारा क्वेश्चन अब लग रहा है रिपीटेड ही है। ठीक है, और इसी तरह है, आप जब सारा वीडियो को देख लीजिएगा, सारा मॉडल सेट देख लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि सब तो पढ़ा हुआ है, और एग्जाम में भी आप बहुत बढ़िया से एग्जाम दे करके आइएगा, एकदम एग्जाम आपको आसान लगेगा। ठीक है, 11th है, यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी? तो देखिए, अगर प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो धारा है जो कि घटेगा आपका। ठीक है, तो भाई अगर 2 गुना प्रतिरोध किया जाए तो आधा हो जाएगा धारा। उसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र जो होता है उसी से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। 13 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा से क्या उत्पन्न होता है? तो ये भी देखिए बहुत सिंपल है, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिएगा, कोई भी तार है, आप लोग सुनते होंगे बहुत, ये सब मतलब गांव के लोग बहुत बोलते थे कि तार जो होता है, तार क्या करता है, आदमी को अपनी तरफ खींचता है। जिस तार में क्या बोले, बिजली पास होते रहता है, सुने होंगे 33,000 का तार है, उसमें आदमी लोगों को खींच लेता है अपनी तरफ। तो वही है, जब विद्युत धारा बहता है किसी चीज़ में, मतलब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद 14 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो मतलब सूर्य के प्रकाश से अपघटित होता है आपका AgCl। ठीक है, देखिएगा, ये आपका जो AgCl है, इसको आप धूप में रखिएगा तो क्लोरीन जो है, मतलब Ag जो है उड़ जाता है, नहीं Ag रहता है, Cl उड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 60 नंबर में वह अभिक्रिया जिससे घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषण होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में। ठीक है, उसके बाद एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन क्या है? तो लाल को नीला कर देता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्षारीय होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखिए Na2CO3। ठीक है, Na2 सोडियम CO3 कार्बोनेट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग, 18 के बाद 19 नंबर है,
धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु का जो ऑक्साइड होता है उसका प्रकृति क्षारीय होता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। अम्ल जो है वो जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है? तो H+ आयन उत्पन्न करता है। यानी अम्ल को जलीय विलयन में मिलाएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कमरा का ताप पे द्रव है, उस धातु का नाम बताना है। तो आपका पारा होता है ना। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। Hg अगर रहेगा तो Hg ही कीजिए, Hg या फिर मतलब Hg को ही पारा कहते हैं, पारा मरकरी। ठीक है। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु, तो चाकू से काट मतलब कट जाने वाला धातु जो है आपका सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों होता है, इसलिए इनमें से सभी। अच्छा, हमको लगता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है और उसमें हम शायद आपको पिछला मॉडल सेट में सिर्फ सोडियम ही बताए हैं, देख लीजिएगा उसको। अगर यही ऑप्शन था तो ये तीनों होगा। उसके बाद 23 नंबर, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु कहते हैं। तो सीसा और टीन जो मिलता है उस मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ठीक है। अब 24 नंबर में आइए, निम्न में से अल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला है। तो अल्कोहल का अच्छा OH ही होता है, OH मीन्स अल्कोहल होता है। तो देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है, तो दो दो ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, नहीं तो आपका कोई भी एक रहेगा। निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का जो है वो आपका हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन। अब 26 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो आवर्त की संख्या कुल जो है वो है आपकी 7। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जंतु है। तो एक कोशिकीय सिंपल अमीबा है जो कि एक कोशिकीय जंतु है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो कुल आपका 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब आ जाइए 28 के बाद 29 नंबर, कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस ये 8 क्लास का ही मतलब क्या 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन है, 8 क्लास में भी ये क्वेश्चन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कोशिका के पावर हाउस को। 30 नंबर है, एस्ट्रोजन स्रवित होता है। तो एस्ट्रोजन किस किस चीज़ में स्रवित होता है, किस चीज़ के द्वारा स्रवित होता है? तो वो होता है अंडाशय के द्वारा। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? मादा हार्मोन है। ठीक है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है और वही प्रोटेस्टेंट है ना, कुछ इसी तरह मतलब क्या बोलेंगे, पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, वो एक होता है जो पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया हुआ है, सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। तो देखिए सबके लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क, दिमाग रहेगा तभी तो ये सब काम कर पाएंगे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? अब हाइड्रा है उसमें प्रजनन जो है मुकुलन विधि से होता है। ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है आपका कोशिका द्रव में भी, कोशिका केंद्रक में भी और केंद्रक में भी पाया जाता है, इसीलिए इन सभी में हो जाएगा आपका आंसर इसका 33 का। अब 34 नंबर क्वेश्चन कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन जो शब्द है ये प्रस्तुत किए थे जॉनसन ने। ठीक है, इस शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अनुवांशिकी शब्द का भी प्रतिपादन जो है आपका, हाँ, वेटसन होगा। ठीक है, वेटसन किए थे। फिर 36 नंबर, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। तो ये सबसे सिंपल है, ऊर्जा का तो प्रमुख स्रोत आपका सूर्य ही है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है आपका साफ जल में रहता है। ठीक है, साफ पानी में डेंगू का मच्छर होता है। उसके बाद 39 नंबर है, निम्नांकित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन तो वन है, क्योंकि ये अगर ख़त्म होगा तो दोबारा ये हम जंगल को वापस पेड़ पौधा लगा करके बना सकते हैं। बाकी कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद है 40 नंबर, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण। तो वन्य प्राणी का विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है निर्वनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण होना चाहिए था, निर्वनीकरण लिखा गया है। नवीनीकरण के कारण वन्य प्राणी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। चलिए, तो ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखिए लॉन्ग टाइप है, अब लॉन्ग टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर फटाफट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।